गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू BCS फिजिक्स क्लासेस। आज अपना जो टॉपिक रहेगा BSc सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर की स्टडी कर रहे थे, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था फील्ड या क्षेत्र। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज। तो सबसे फर्स्ट तो इसमें देखना है कि ये आंशिक अवकलज क्या होता है। तो अपन ने जो इसके आगे वाला टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ फील्ड, इसके बारे में स्टडी कर ली थी। फील्ड टू टाइप्स के थे, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड से क्या मीनिंग होता है, वेक्टर फील्ड से क्या मीनिंग होता है, ये इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, पहले वाली क्लास में देख चुके थे। आज अपन बात करने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव की। सभी को पता होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव और फुल डेरिवेटिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो पहले तो मैं एक टर्म से मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव और फुल डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव को लिखता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, डेल एक्स अपॉन में डेल वाई। एक होता है फुल डेरिवेटिव जिसको मैं लिखता हूँ डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो इन दोनों में डिफरेंस है। डेरिवेटिव वाली ये भी टर्म है, डेरिवेटिव ये भी है, अवकलन वाली ये भी टर्म है और अवकलन वाली ये भी टर्म है। डिफरेंस क्या है, यदि मैं कहता हूँ कि x का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, x का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि केवल जो ये वाला कोई फंक्शन है, मान लो कि कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे फाई हो सकता है, f हो सकता है, तो उसमें यदि कोई y की टर्म है, यदि उस फंक्शन में y की टर्म है तब तो ये y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेगा। यदि y की टर्म नहीं है तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या होता है, फुल डेरिवेटिव में चाहे x, यदि कोई फंक्शन है और इसमें चाहे x की टर्म हो, y की टर्म हो या z की टर्म हो, यदि ये y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता है तो ये सभी का क्या करता है, डेरिवेटिव करता है, सभी का अवकलन करता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पार्शियल और फुल डेरिवेटिव, इसमें जो डिफरेंस आता है वो कैसे आता है। यदि मैं कोई यहाँ पे फंक्शन मान लूँ, क्या मान लो यहाँ पे मैं यदि कोई फंक्शन मान लूँ, तो ये फंक्शन कैसे वेरी करेगा वो अपन को देखना है। एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, कि अपन ने कोई ले लिया कि यदि कोई फंक्शन है अपने पास, जैसे मैंने ले लिया कि डेल अपॉन में डेल एक्स। एक तो क्या निकालना है मुझे, डेल अपॉन में डेल एक्स। फंक्शन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर जेड, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर जेड। इसका जो मैं पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का तो अवकलन होगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा, जेड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, यानी ये क्या आ जाएगा 2x और साथ में क्या आ जाएगा जेड। अब यदि ये फुल होता, यदि फुल अवकलन होता है या फुल या कंप्लीट डेरिवेटिव होता, ये क्या आता, x के साथ भी आता और z का भी आता, यानी z का भी यहाँ पे क्या होता, डेरिवेटिव होता, यानी यहाँ पे z क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये मीनिंग होता है अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव का। अब अपन को देखना है कि आंशिक अवकलज, अपन को देखना है कि आंशिक अवकलज से क्या मीनिंग निकलता है। तो अपन को पता है कि जो आंशिक अवकलज होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे अपन ने लैंग्वेज लिखी हुई है नोट्स के अकॉर्डिंग, कि यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई फंक्शन है, यदि कोई फंक्शन है फाई, कौन सा है, फाई इज इक्वल टू फाई, जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैंने लिख दिया कि यदि ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में मैं यदि कोई चेंज करता हूँ तो फाई में भी क्या होगा, चेंज होगा। ये अपन ने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि यदि कोई भौतिक राशि है फाई, ये क्या है अपने पास, फाई है। यदि कोई भौतिक राशि फाई किसी प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों ही क्या होंगे, स्वतंत्र चर होंगे। स्वतंत्र चर का मीनिंग क्या होता है कि जब भी मैं पार्शियल डेरिवेटिव में किसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो बाकी के दो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यानी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, यदि y के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, यदि z के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो x और y क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो लेट अस assume that a physical quantity of phi, let us assume the physical quantity of phi depends on the coordinate x y z of an observation point here x y z are all there three independent variable। तो सबसे पहले इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, यानी स्वतंत्र चर होना जरूरी है। तो मैंने लिख दिया कि ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। ये क्या है अपने पास, कंप्लीट फाई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करता हूँ, यदि मैं y और z, मैंने बोला है कि यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट हैं तो दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेंगे, एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा अपन ने y और z को नियत रख करके x में अल्प परिवर्तन कितना करते हैं, डेल x करते हैं, कितना करते हैं, डेल x। तो फाई में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब मैं चाहूँ देखो y और z को तो अपन ने क्या रखा, कांस्टेंट रखा, y और z तो क्या है, कांस्टेंट है, बट ये x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
यदि ये x चेंज होगा इसका मतलब मुझे पता है कि x चेंज होने पर फाई भी चेंज होगा। तो x में मैं जो चेंज मानता हूँ वो माना मैंने डेल x, और फाई में जो चेंज माना है वो मैंने क्या माना है, डेल फाई। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल फाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि x के रेस्पेक्ट में फाई की परिवर्तन की दर क्या होती है अपने पास, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स होती है। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, आंशिक अवकलज कहता हूँ। तो ये टाइप से डेफिनेशन हो गई कि यदि भी किसी भी कोऑर्डिनेट में x में y z को नियत रखते हुए x में चेंज करता हूँ वो चेंज डेल एक्स है, और यदि x में चेंज होने से फाई में चेंज हो जाता है तो फाई में कितना चेंज होगा, ये डेल फाई होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, आंशिक अवकलन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, इसको मैं इस टर्म से भी लिख सकता हूँ, डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, डेल एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर। इफ ए स्मॉल चेंज इट डेल एक्स इज मेड इन ए एक्स बाय कीपिंग इन वाई एंड जेड इज फिक्स। तो इसके बाद जो मैं लिख सकता हूँ वो क्या लिख सकता हूँ कि वाई और जेड है वो क्या रहेंगे अपने पास, कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। देन द चेंज इन फाई इज डेल फाई। फाई चेंज होकर क्या बताता है, डेल फाई बताता है। द रेट ऑफ चेंज फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास ये वाली टर्म, यानी ये वाली जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म है या आंशिक अवकलज वाली टर्म है। आंशिक अवकलज को निम्न प्रकार से लिखा जाता है, यानी इसका जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है किसी भी टर्म को। तो मैं लिख सकता हूँ तो पार्शियल डेरिवेटिव इज रिटर्न एज फॉलो। तो इसको मैं एक तो लिख सकता हूँ कि डेल फाई अपॉन में मैंने लिख दिया क्या, डेल एक्स, कांस्टेंट क्या रख दिया यहाँ पे, वाई जेड। एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, डेल फाई, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल फाई अपॉन में क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा अपने पास, वाई हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, अब संपूर्ण आंशिक अवकलन क्या होता है, जैसे मैंने ये कोई फंक्शन माना है कि फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड, इसका यदि मैं कंप्लीटली डेरिवेटिव करूँ यानी संपूर्ण आंशिक अवकलन करूँ तो ये वाली टर्म हो जाएगी डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास डी एक्स, प्लस का हो जाएगा अपने पास डेल फाई अपॉन में डेल वाई, साथ में हो जाएगा अपने पास डी वाई, प्लस का हो जाएगा अपने पास डेल फाई अपॉन में हो जाएगा डेल जेड, और साथ में क्या हो जाएगा डी जेड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण आंशिक अवकलन यानी कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन होता है उस फंक्शन को यदि मैं कंप्लीट पार्शियल डेरिवेटिव में लिखता हूँ तो ये वाली टर्म शो होती है। क्लियर। यानी फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कौन सा, आंशिक अवकलन, और यहाँ पे फुल डेरिवेटिव आएगा dx। फाई का y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पे फुल डेरिवेटिव आ जाएगा dy, और फाई का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव, और z dz के आ जाएगा फुल डेरिवेटिव। क्लियर। तो ये तो एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन था पार्शियल डेरिवेटिव का। तो पार्शियल डेरिवेटिव में जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो सभी कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट ये अपन को ध्यान में रखना है। सेकंड ध्यान में रखना है कि जो भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, कैसे कैसे वो चेंज बताता है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका ध्यान रखना है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस टर्म को। फिर उसको यदि कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल वाली टर्म लिखती है तो वो कैसे लिखी जाती है। अब ये जो टर्म है, ये टर्म अपने पास जो पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसके लिए अपन को एक टॉपिक पढ़ना है, वो है ऑपरेटर। क्या है अपने पास, ऑपरेटर या संकारक। तो अपन अब बात करते हैं किसकी, ऑपरेटर की। वैसे ऑपरेटर ये आपने 12th क्लास में देखा हुआ है, 12th में आपने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन जानते हो आप। यदि मैं ऑपरेटर की बात करूँ तो ऑपरेटर क्या होता है वो देखना है। तो देखो अपना जो टॉपिक है, अभी का जो टॉपिक रहेगा वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है, यह एक मैथमेटिकल टर्म है। यह एक क्या है अपने पास, मैथमेटिकल टर्म है। यानी मैं कह सकता हूँ कि यह एक गणितीय पद है। इसको लिख सकते हो आप कि यह एक क्या है, गणितीय पद है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, एक गणितीय पद है। इसको बाह्य बल माना जाता है। संकारक की किसी फलन से संक्रिया कराने पर फलन परिवर्तित हो जाता है। जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये मेरे पास कोई ए ऑब्जेक्ट था, ये कोई क्या था, मेरे पास कोई पार्टिकल था। यदि मैं इस पर क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, यानी इसको मैं कह देता हूँ कि धक्का देता हूँ, तो ये कुछ टाइम बाद इस फोर्स जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी ये यहाँ से चलकर कहाँ आ जाता है, अपने पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर, कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अब देखो ये यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि अपन ने एक एक्सटर्नल फोर्स वर्कआउट किया या एक बाह्य बल लगाया इस पर, इसको मैंने धक्का दिया, तो ये वाला चल के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यानी इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जो ये ऑपरेटर है,
क्या है अपने पास, जो ये ऑपरेटर है ये भी कुछ इसी टाइप की टर्म है, बट इसमें धक्का नहीं दिया जाता, इसमें खींचा नहीं जाता, ये एक मैथमेटिकल टर्म है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ऑपरेटर होती है वो क्या होती है, एक मैथमेटिकल टर्म होती है। क्या होती है, मैथमेटिकल टर्म होती है। इसको बाह्य बल के रूप में माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, एक एक्सटर्नल कंसिडरेड एंड एक्सटर्नल फोर्स के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है कि जब भी मैं किसी फलन पर, देखो व्हेन द ऑपरेटर इज ऑपरेट ऑन ए फंक्शन द फंक्शन चेंज इट इज कॉल्ड ऑपरेटर। यदि मैं किसी फंक्शन पर ये ऑपरेटर, यदि मैंने कह दिया कि ये कोई ऑपरेटर है ए कैप, इसको मैं ए कैप से लिखता हूँ, यदि किसी वेव फंक्शन साई पर ऑपरेट होता है तो ये फंक्शन को चेंज करके क्या दे देता है, फाई दे देता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे संकारक की, तो संकारक क्या हो गया, यहाँ पे ए कैप हो गया। संकारक की किसी फलन से संक्रिया कराने पर, यानी ये ऑपरेटर था, ये किसी कोई वेव फंक्शन है, इस पर ये ऑपरेट करता है तो फलन क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो फलन क्या हो गया, यहाँ पे साई की जगह क्या हो गया, फाई हो गया। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, ऑपरेटर कहलाएगा। ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर अपन पढ़ते हैं, तो अपन को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर पढ़ना है वो पढ़ना है अपन को डेल। डेल को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, क्या पढ़ना है अपन को, डेल। फिर होता है पोजीशन ऑपरेटर। तो पोजीशन ऑपरेटर में देखो जो कोऑर्डिनेट आते हैं उसके ऊपर कैपिटल में लिख के उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। तो एक्स वाई जेड ये क्या होता है अपने पास, एक तरीके से पोजीशन ऑपरेटर होता है। यदि मैं एनर्जी ऑपरेटर की बात करूँ तो ये एनर्जी ऑपरेटर होता है अपने पास ई कैप। क्या होता है अपने पास, ई कैप। ऐसे यदि मोमेंटम ऑपरेटर की बात करूँ तो ये होता है पी एक्स कैप। यदि इसमें भी 3 डायमेंशन होती है, पी एक्स कैप भी होता है, पी वाई कैप भी होता है और पी जेड कैप भी होता है। तो ये सारे के सारे क्या है अपने पास, ऑपरेटर है। अब मैं कहता हूँ कि यदि कोई ऑपरेटर, जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर था, क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर था, और डी अपॉन में डी एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ पे किसका काम करेगा, एक ऑपरेटर का काम करेगा, ये कोई फंक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि ये ऑपरेटर इस फंक्शन पर ऑपरेट होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है मेरे पास, 2x आता है। अब देखो फंक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ, फंक्शन पहले क्या था, एक्स स्क्वायर था, अब फंक्शन क्या आ रहा है अपने पास, 2x, मतलब ये कुछ चेंज हो गया। यानी ये किसकी वजह से चेंज हुआ, इस डी बाई डी एक्स की वजह से चेंज हुआ। यानी ये डी बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, ये ऑपरेटर, ठीक है। तो ये होता है एक ऑपरेटर। तो जितनी मैथमेटिकल में डिफरेंशिएट वाली टर्म, इंटीग्रेट वाली टर्म, ये जितनी भी आती है वो सारी के सारी क्या होती है, ऑपरेटर की टर्म को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे कहते हैं कि माना कि कोई फलन फाई है, उस फलन पर किसी संकारक की संक्रिया कराई जाए तो फलन परिवर्तित हो जाता है। तो ये बिल्कुल मैंने यहाँ पे आप मैथमेटिकल टर्म लिख सकते हो कि यदि कोई संकारक ए है और उसका फलन है फाई, यदि मैं उस पर कोई संकारक की संक्रिया करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, साइन मिलता है। तो ये एक जस्ट इमेजिंग की हुई, इसे अपन क्या बोलते हैं, संकारक समीकरण भी बोल सकते हैं, ऑपरेटर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये कोई फंक्शन था, इस पर मैंने ए कैप ऑपरेटर ऑपरेट करवाया तो फंक्शन क्या बन गया, फाई की जगह साई बन गया। क्लियर। अब अपन को बात करनी है डेल ऑपरेटर की। तो अपन को जो सिलेबस में दे रखा है वो स्टडी करनी है अपन को, ये वाला डेल ऑपरेटर। बाकी के जो ऑपरेटर है वो अपन 3rd ईयर में पढ़ेंगे। तो अभी अपन को देखना है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल संकारक क्या होता है। तो अब अभी हम बात करते हैं किसकी, डेल ऑपरेटर की। अब देखते हैं कि डेल संकारक से क्या मीनिंग निकलता है और डेल संकारक कैसे कैसे वेरिएशन देता है, इसकी स्टडी अपन को करनी है। तो देखते हैं कि डेल संकारक क्या होता है। तो देखो यदि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो डेल ऑपरेटर को लिखा कुछ इस तरीके से जाता है, डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल एक्स, साथ में होता है आई कैप, प्लस का होता है डेल अपॉन में डेल वाई, साथ में होता है कौन सा, जे कैप, प्लस का होता है डेल अपॉन में डेल जेड और साथ में होता है के कैप। यानी इस तरीके से ये लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है, जो डेल ऑपरेटर होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिखने का मतलब है कि इसमें क्या क्या डिफाइन हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें एक्स वाई और जेड तीनों के एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब ये कैसा ऑपरेटर होगा, 3 डायमेंशनल ऑपरेटर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि यह संकारक त्रिविमीय संकारक होता है, दिस ऑपरेटर इज ए 3 डायमेंशनल ऑपरेटर। यह एक सदिश संकारक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो आई जे और के भी आ रहा है, यानी ये क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा, एक सदिश संकारक होगा, इट इज ए वेक्टर ऑपरेटर। फिर मैंने लिखा है कि यदि किसी फलन फाई पर संकारक, यानी यहाँ पे ये कौन सा आ जाएगा, एक तरीके से डेल आ जाएगा। यदि किसी फलन फाई पर डेल संकारक ऑपरेट कराया जाए तो फलन का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल इज इक्वल टू
डेल फाई। यदि मैं इसको इस टर्म से लिखता हूँ तो ये वाली टर्म क्या बन जाती है, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, साथ में हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा डेल फाई अपॉन में हो जाएगा डेल वाई, साथ में हो जाएगा जे, प्लस का हो जाएगा डेल फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डेल जेड, और साथ में क्या हो जाएगा के। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि किसी फलन पर, देखो ये फलन था तो ये अपन ने फलन क्या मान लिया, फाई मान लिया। यहाँ पर डेल संकारक ऑपरेट कराया जाए तो इस फाई पर मैंने डेल ऑपरेटर करा दिया, तो फलन का एक्स वाई जेड के सापेक्ष परिवर्तन होता है। तो देखो फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में चेंज, और फाई का जेड के रेस्पेक्ट में चेंज। यानी ये क्या बता रहा है, फाई का एक्स वाई जेड तीनों के सापेक्ष क्या बताता है, चेंजेस बताता है, परिवर्तन बताता है। If operator is operated on any function then the function change with respect to x, y, z। फिर है अपने पास क्या, डेल संकारक अदिश और सदिश दोनों राशि पर ऑपरेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। डेल को स्केलर पर भी कर सकते हैं और डेल को वेक्टर पर भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो डेल होता है उसको मैं फाई पर भी कर सकता हूँ, और जो डेल होता है उसको किसी वेक्टर क्वांटिटी इस पर भी कर सकता हूँ। तो ये स्केलर और वेक्टर, तो यहाँ पे कुछ अलग से भी कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि जो डेल संकारक है अदिश और सदिश दोनों राशि पर ऑपरेट किया जा सकता है, और यह संकारक आंशिक अवकलज संकारक कहलाता है। डेल ऑपरेटर कैन ऑपरेट ऑन बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे ये जो डेल ऑपरेटर है कैसे कैसे इसमें मीनिंग आएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो डेल ऑपरेटर है ये 3 टाइप से डिफाइन होता है। कैसे होता है अपने पास, 3 टाइप से डिफाइन होता है। कौन कौन से ऑपरेटर से डिफाइन होता है तो वो अपन को देखना है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर है वो 3 टाइप से डिफाइन होगा। कैसे, तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो एक डेल तो होता है अपने पास क्या, एक कंडीशन तो ये होती है कि ये किसी क्या हो, ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है ये कहती है कि जो डेल है वो किसी स्केलर पर ऑपरेट करे, यानी डेल डॉट फाई हो। एक कंडीशन है वो क्या कहती है कि डेल है वो किसी डॉट के साथ किसी वेक्टर पर ऑपरेट हो, क्या हो, वेक्टर पर ऑपरेट हो। और जो तीसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि डेल है वो किसके साथ ऑपरेट हो, किसी वेक्टर में क्रॉस के साथ ऑपरेट हो। तीनों केस पॉसिबल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो ये है, ये जो डेल है वो क्या बताता है, वेक्टर है। जो ये फाई है वो क्या है, स्केलर है। ऐसे ही यहाँ पे जो डेल होता है, मुझे पता है कि डेल तो वेक्टर ही होता है, आई जे क्या आता है, मतलब ये क्या है, जो डेल है वो वेक्टर है। ये क्या है अपने पास, ये भी वेक्टर है। ऐसे अपने पास ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा दोनों का, यदि मैं वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो देखो यहाँ पे फाई था, फाई क्या था अपने पास, एक तरीके से अदिश राशि थी, स्केलर था, डेल वेक्टर था। तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल डॉट फाई, यानी इन दोनों का जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा अपने पास, एक तरीके से वेक्टर फॉर्म आएगी। क्या आएगी अपने पास, वेक्टर फॉर्म आएगी, यानी क्या आएगी, सदिश राशि आएगी। ऐसे ही अपने पास यहाँ पे डेल डॉट ए, देखो ये भी आई जे के में आएगा, जो डेल है वो भी वेक्टर है, तो इसका मतलब ये भी आई जे के में आएगा, और जो ए वेक्टर है वो भी आई जे के में आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर डॉट वेक्टर, तो ये इन दोनों का रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। वो रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर या अदिश राशि आएगी। यहाँ पे डेल क्रॉस ए होता है, तो डेल क्रॉस ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। और मुझे पता है कि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व होता है, डिटर्मिनेंट के बेस पे सॉल्व होता है। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, एक तरीके से वेक्टर फॉर्म आएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो तीनों में डेल तो है, डेल इसमें भी है, डेल इसमें भी है और डेल इसमें भी है, बट तीनों का जो रिजल्ट है वो अलग अलग है। ये वेक्टर है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। यहाँ पर डेल है वो स्केलर पर ऑपरेट कराया गया है, यहाँ पर जो डेल है वो वेक्टर पर ऑपरेट कराया गया है, और यहाँ पर जो डेल है वो वेक्टर पर ऑपरेट कराया गया है। यहाँ पर स्केलर और वेक्टर के बीच दोनों का जो ऑपरेटर है या ऑपरेशन है वो डॉट का लिया गया है, यहाँ भी डॉट का लिया गया है और यहाँ भी क्रॉस का लिया गया है। तो यहाँ से 3 टर्म डिफाइन होती है कि एक तो होता है ग्रेडियंट, एक तो क्या होता है अपने पास, ग्रेडियंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ग्रेडियंट जहाँ भी टर्म लिखी हुई होती है इसका मतलब ये मीनिंग होगा इसका, कि जो डेल है वो किस पर ऑपरेट होगा, स्केलर पर ऑपरेट होगा, और वो क्या बताएगा, फाई का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में चेंज बताएगा। ये जो टर्म है वो डिफाइन होती है अपने पास डाइवर्जेंस। वो क्या होती है अपने पास, डाइवर्जेंस। ये टर्म कहलाती है डाइवर्जेंस, हिंदी में भी इसे डाइवर्जेंस ही बोलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है कि यदि कोई डेल ऑपरेटर किसी सदिश पर ऑपरेट करता है और मुझे स्केलर रिजल्ट मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। ऐसे अपने पास एक आता है कर्ल, एक क्या आता है, कर्ल।
तो हिंदी में भी कर्ली बोला जाता है, यानी कोई डेल है या कोई ऑपरेटर डेल है, वो किसी सदिश वेक्टर के साथ क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है या ऑपरेट करता है तो वो क्या कहलाएगा, कर्ल। इस तरीके से यहाँ पर 3 पॉइंट डिफाइन होते हैं, एक तो ग्रेडियंट होता है, एक डाइवर्जेंस होता है और एक कर्ल होता है। तो अपन ने देखा कि इन तीनों को मैं लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, तो लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 3 पॉइंट लिख रखे हैं, क्या लिख रखे हैं अपने पास, 3 पॉइंट लिख रखे हैं, और एग्जाम में आपके 100% इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी या इसके बेस का कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट पॉइंट अपने पास लिख रखा है कि यदि किसी अदिश फलन पर डेल संकारक ऑपरेट होता है, देखो किस पर ऑपरेट करवाना है, अदिश फलन यानी फाई पर ऑपरेट करवाना है, कौन सा ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर ऑपरेट होता है तो उनका परिणाम एक सदिश राशि प्राप्त होता है। तो अपन ने देखा कि डेल डॉट फाई क्या आएगा अपने पास, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, और वेक्टर और स्केलर का डॉट करने पर वेक्टर मिलता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि परिणाम एक सदिश राशि प्राप्त होता है, अर्थात डेल फाई फलन निर्देशांक के सापेक्ष क्या बताता है, परिवर्तन को बताता है, जिसको अपन ग्रेडियंट या अदिश राशि का, अदिश की प्रवणता कहते हैं, या अदिश राशि की प्रवणता कहते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। यानी फाई का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में जो चेंजेज आएगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट कहलाएगा। इफ डेल ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन एनी स्केलर फंक्शन देन देयर रिजल्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, del phi tells the change relative to the function of coordinate, it is called the gradient or gradient of scalar। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि यदि किसी सदिश फलन पर डेल संकारक ऑपरेट होता है तो उनका परिणाम एक अदिश राशि मिलता है। तो जो सेकेंड वाली डाइवर्जेंस वाली कंडीशन देखी थी कि यदि कोई डेल है और ये किसी वेक्टर पर ऑपरेट होता है तो मुझे क्या मिलता है, इसका रिजल्ट स्केलर मिलता है। किसका, क्यों, क्योंकि ये भी वेक्टर डेल, ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है, और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, स्केलर हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो फलन निर्देशांक के सापेक्ष परिवर्तन को बताता है वो क्या होगा अपने पास, डाइवर्जेंस होगा। तो हिंदी में भी इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, इंग्लिश में भी डाइवर्जेंस बोला जाता है। इफ डेल ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन एनी वेक्टर फंक्शन देन देयर रिजल्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज डेल फाई फंक्शन टेल द चेंज रिलेटिव टू द कोऑर्डिनेट, इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। फिर अपन ने लिखा है कि डेल और फलन के मध्य जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, डॉट का होता है, डॉट प्रोडक्ट की संक्रिया कराई जाती है। तो देखो यहाँ पे बीच में अपन ने जो भी ऑपरेशन ले रखा है वो कौन सा ले रखा है, डॉट ले रखा है। तो यहाँ पे बिटवीन डेल एंड फंक्शन द डॉट प्रोडक्ट इज द ऑपरेटेड स्पेसिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि यदि किसी सदिश फलन पर डेल संकारक ऑपरेट होता है तो उनका परिणाम एक सदिश राशि प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑपरेट तो वही होगा, बट यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे चेंज आएगा कि जो डेल होता है, क्या होता है, डेल होता है वो किस पर वेक्टर पर ऑपरेट करता है और किसके साथ करता है, क्रॉस के साथ। तो डेल ऑपरेटर यदि किसी सदिश फलन ए वेक्टर है, डेल संकारक डेल है, ऑपरेट होता है तो उनका परिणाम मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। इसका परिणाम एक सदिश राशि प्राप्त होता है, अर्थात डेल ए फलन निर्देशांक के सापेक्ष परिवर्तन को बताता है, यह क्या कहलाएगा, कर्ल कहलाएगा। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसके डेल और फलन के मध्य जो यूज लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज लेते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म है, वो तीनों टर्म लिखी है। अब यहाँ पे जो आगे के टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में उसमें अपन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, कैसे उसको मैथमेटिकली डेरिवेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखो इसमें लिखा है कि इफ़ डेल ऑपरेटर ऑन एनी डेल ऑपरेटर ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, इफ़ डेल ऑपरेटर on any vector function then their result is a vector quantity, del a function tells the change relative to the coordinate, is it called a curl, ठीक है। डेल और फलन के मध्य जो ऑपरेटर यूज होगा, ऑपरेशन यूज होगा, क्रॉस का होगा, तो ऑपरेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डेल एंड एक्स फंक्शन इज परफॉर्म। तो ये था अपना क्या आज का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है, क्या उसकी कंडीशन रहती है। उसके बाद अपन ने देखा ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। उसके बाद अपन ने देखा डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर कैसे किसी फंक्शन पर ऑपरेट करता है और कैसे वो 3 तरीके से 3 टाइप से ऑपरेट करके अलग अलग रिजल्ट बताता है। ये अपन ने देखा डेल ऑपरेटर से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेटिव देखेंगे जिसमें अपन को डेल को अदिश पर, सदिश पर, स्केलर पर, वेक्टर पर ऑपरेट कराया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं,
बहुत सारी प्रॉपर्टी बनती है और आपके एग्ज़ाम में 100% एक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से आएगी ही आएगी। यदि आप सेकंड सेमेस्टर में हो और ये वाली एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसकी प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। तो अपन आगे वाली क्लास में इसका डेरिवेशन करेंगे, जिसमें अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसके जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, ताकि आपको इस क्लास से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो जल्दी से जल्दी आपके पास मिल सके। और ये क्लास है, अपन ने क्लास बना दी है, अब शेयर करना आपका काम है। तो आपके क्लासमेट या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में आपको किसी को भी इस क्लास की ज़रूरत लगती है तो आप उनको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।